सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हमारे चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। हम लोग 2011 के पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं, 2012 के कर चुके हैं। आज ये 2013 का पेपर, 2013 में एक ही पेपर हुआ था, फिर उसके बाद 2014, 15, 16 और इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें, बस सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाले प्रश्न है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था मुक्त अंत और बद अंत जिनका एक ही आंसर निकलेगा, ठीक है, और निश्चित आंसर निकलेगा। और मुक्त अंत क्या है? जिसके एक से ज्यादा आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 2/7 से 7 कितना ज्यादा है। तो यानी आंसर तो एक ही आएगा, 7 में से 2/7 घटा लेंगे, जो आंसर होगा वही ज्यादा होगा, यानी एक ही आंसर है। फिर कह रहा है 25, 71, 19, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लगाइए। आरोही का मतलब आपने सुना होगा आरोहण, यानी बढ़ते हुए क्रम में। आरोहण पहाड़ पे हम लोग करते हैं, तो यानी आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो इनको जब उसने कही दिया आरोही में लगाना, तो एक ही तरीका होता है आरोही में लगाने का, कोई समान तरीके नहीं होते। फिर तीसरा कह रहा है कौन सा बड़ा है। इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए हैं, 1/3 या 7/5। तो हम यहाँ पर इनका डेसिमल में निकाल करके बड़ा आंसर दे सकते हैं। और सामने ही दिख रहा है कि अंश जो है हर से छोटा है पहले में, और दूसरे भिन्न में अंश जो है हर से बड़ा, यानी 7/5 ही बड़ा होगा। तो इसका आंसर कोई 2 हो नहीं सकता। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए। अब 2.7 से आप कोई भी 4 संख्याएं कितनी लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आए। 3, 4, 5, 6, 7 लिख दी किसी ने, 2.71, 7, 2, 7, 3 लिख दी, यानी कोई भी 4 संख्याएं जिसके मन में जो आएगा। कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर्स इसके हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों और उसके लंबे और किनारों को परिचय कराने का सबसे अच्छा उपकरण होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है शामपट, कतल, दूसरा जियो बोर्ड, तीसरा है 3D सॉलिड्स के नेट्स, चौथा है क्यूब्स। तो यहाँ पर जियो बोर्ड जो है वो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं कि जियो बोर्ड कैसा होता है तो ढूंढ लें। और पीछे मैंने जब चैप्टर वाइज पढ़ाया है तो जियो बोर्ड के बारे में बताया भी है। और भी सहायक सामग्री जब आप लिख देंगे, कमेंट कर देंगे, तो सारी सहायक सामग्री को हम एक साथ यहाँ पर शो करके एक वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप यहाँ माफ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, और क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी, 235 सेमी है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना हो तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है। और गुणनखंड कहाँ निकालते हैं? HCF में निकालते हैं या LCM में निकालते हैं? तो देखो HCF जो F है वो फैक्टर है और फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं, और LCM यानी कि मल्टीपल है, यानी वो गुणज है। गुणज और गुणनखंड की आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है यह सवाल खाली जगह के लिए पूछा गया है। पहला HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। नहीं, ये तो क्वेश्चन में केवल हम लोगों को HCF निकालना है, तो ये दोनों पे कैसे हो सकता है। फिर दूसरा कह रहा है गुणज और गुणक के ज्ञान की परीक्षा के लिए, जैसे मैंने अभी आपको परिभाषित किया मल्टीपल और फैक्टर, तो इसमें दोनों की बात ही नहीं हो रही, केवल फैक्टर की बात हो रही। फिर कह रहा है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। भाई HCF ज्ञात करने का कौशल तो ये पहले ही करा चुके हैं, नॉर्मल जब संख्याओं पर आधारित था। अब ये तो HCF पर आधारित शब्द समस्याएं हैं। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, यानी जो हम HCF LCM निकालना सीख गए हैं और उसके आधार पर जो ये वर्ड प्रॉब्लम है
यानी कि ये शब्द वाली समस्याएं हैं, इनको हम हल करते समय जो हमने संकल्पनाएं सीखी है, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं HCF LCM का, उसमें लागू कर सकें, इसके लिए हमें ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जब आप ज़्यादातर टीचर की तरह सोचने लगेंगे, जब क्वेश्चन को देखते रहेंगे मेरे साथ बार बार, तो आपका भी मस्तिष्क एज ए टीचर फॉलो करने लगेगा। मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि CTET का एग्ज़ाम एक टीचर का एग्ज़ाम है और बाकी अदर स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो एक स्टूडेंट के महज पे लिए जाते हैं। इसलिए इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी और 15 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी इनके अच्छे होते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास PDF पहुंचेगी तो आप बिना वीडियो के भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में एक समस्या है, यानी वर्ड प्रॉब्लम है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे होते हैं और वर्ड प्रॉब्लम में बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ लेता है, उसको भाग भी देना आता है, उसको गुणा भी करना आता है, उसको घटाना भी आता है, उसको जोड़ना भी आता है, लेकिन वो तब समस्या ग्रसित हो जाता है कि इस प्रश्न में करना क्या है। तो ये उसको नहीं समझ में आता, तब तक उसकी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। कह रहा है एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो ये एक ही नियम से प्रश्न है, यूनिटरी मेथड से प्रश्न है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हम डेटा को इकट्ठा करेंगे तो संश्लेषण होगा। दूसरा कह रहा है ज्ञान, वो हमें पहले से ही है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ करना क्या है। फिर है बोधन, अंडरस्टैंडिंग, गुणा भाग जोड़ बाकी सब कर चुके हैं, तब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आई है। चौथा बिंदु है विश्लेषण, यानी हम उसको एनालिसिस करेंगे। 10 दिन का उसका क्वांटिटी दिया गया है और एक दिन का निकालेंगे, तो यानी हम उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की संकेत करता है वो विश्लेषण हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाणन को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। देखो, यदि यहाँ पर पहला कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक है ना, प्री ऑपरेशनल, फिर है मूर्त संक्रियात्मक, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक, फिर है सेंसरी गतिक यानी कि सेंसर मोटर संवेदी गतिक अवस्था। तो यदि कोई विद्यार्थी जब प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में जब असमर्थ होता है, तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की या बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ये गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो बच्चे की किन क्षमताओं की ओर संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का यानी लॉजिकल कंक्लूजन का अनुशीलन करने, अमूर्तन संचालन के लिए, गणितीय रूप से चिंतन के लिए और तर्क के बच्चे के संसाधन विकास के लिए। देखो सबसे लंबा तो यही है। दूसरे में लिखा है वर्गमूल निकालने के लिए। भाई किसी एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा वो, तो यहाँ पे ये एक टॉपिक की बात कर रहा है। फिर कह रहा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। भाई ये गणितीय शिक्षा के मूल उद्देश्य की बात कर रहा है, तो हम केवल ज्योमेट्री तक इसको सीमित नहीं कर सकते। चौथा कह रहा है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहा है गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो केवल एक विषय हमारा जो है वो किसी उद्देश्य की तरफ नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा प्रश्न संख्या 7 एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है उनमें कठिन अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। दूसरा कह रहा है स्थितियों के माध्यम में सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके। दूसरा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाएं। और चौथा कह रहा है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। देखो उसमें ज्ञानी नहीं है और मोटी और भारी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर कह रहा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाने चाहिए, तो भाई वो अपनी तरफ से सीखने के लिए प्रयास कहाँ से करेगा। अब कह रहा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके, ऐसी ये बात तो होनी चाहिए। फिर कह रहा है कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास दिए होने चाहिए। हाँ भाई अभ्यास तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है इसमें से क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन यूपी टेट में आता है तो एक विशेषता और हटा देते हैं और ये क्वेश्चन यूपी टेट का हो जाता है, या एक नहीं वाली विशेषता और बढ़ा देते हैं और एक विशेषता वाला पूछ लेते हैं कि कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये क्वेश्चन बड़ा है और यहाँ पर ऑप्शन ए और बी या और ब के साथ हम लोग जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 बल देती है। पहला विकल्प कह रहा है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। भाई ऐसा क्यों? गणित तो सभी के पढ़ने के लिए, इसीलिए उसको अनिवार्य विषय में भी रखा गया है, कहीं कक्षा 8 तक, कहीं कक्षा 10 तक। ठीक है। दूसरा लिखा है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। देखो गणित जो है सभी बच्चों को आनी चाहिए, इसीलिए उसको कक्षा 8 तक अनिवार्य कर दिया गया है। फिर लिखा है 3 ऑप्शन शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। भाई पहले उनको सिखाएंगे फिर आगे की प्रोसेस होगी, ये नहीं होगा। फिर लिखा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। भाई अलग नहीं, समावेशी शिक्षा का दौर चल रहा है, सब एक साथ पढ़ेंगे और निम्न उपलब्धिकर्ताओं को हम सहायता करेंगे ताकि वो भी सबके बराबर आ सके और सबको बराबर स्थान पर बैठाला जाएगा। तो गणित में सफलता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है या प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है या शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है, यही यहाँ पर सत्य होगा। अब हमारा ये मैथमेटिकल प्रश्न आ गया है, पेडागोगी का नहीं है, शिक्षण शास्त्र का नहीं है। प्रश्न संख्या 9 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे यानी कि लोएस्ट, और सार्व यानी कॉमन, गुणज यानी मल्टीपल यानी LCM, और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड यानी सबसे बड़े यानी हाईएस्ट, सार्व यानी कॉमन और गुणनखंड यानी कि फैक्टर का अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 5, 10 और 15 का LCM निकालेंगे। 2 के चालू करेंगे क्योंकि दूसरे से भाग देना और गलत हो सकता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे 5 का भाग दे देंगे तो आगे चल के वर्ग के जोड़े बनाने की जब मुसीबत आएगी तब आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभाज्य संख्याओं से ही भाग दें और क्रमागत भाग देते जाएं, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि किस संख्या से गुणा कराने पे वर्ग बनेगा या घन बनेगा। तो 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30, ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है। 30 में 15 का भी भाग चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 15 का भाग देने पर किसका चला जाएगा। अब हमारा प्रश्न है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा 5, 10 और यहाँ पे हमारा 35 है, 15 नहीं है। ठीक है। तो फिर से हम लोग इसका LCM निकालते हैं 5, 10 और 35। ठीक है। पहले 2 का भाग लगाते हैं 5, 5 और 35। फिर हम इसमें 5 का दे सकते हैं और 7 का दे सकते हैं। तो पहले 5 का देना है, 7 का पहले नहीं देना है। 1, 1 और ये 7। तो 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70, ये हमारा हो गया LCM कितना 70।
अब हम HCF की बात करें तो ये देखो 5, 10 और 35, इनमें किसका भाग चला जाएगा? तो सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है, 5 में तो 5 का जाएगा ही जाएगा। क्या 5 में 10 का भी जा रहा है? 10 में भी 5 का जा रहा है? हाँ जा रहा है। फिर 5 का 35 में भी जा रहा है? हाँ जा रहा है। अगर सबसे छोटी संख्या का सब में भाग चला जाए या उससे छोटी सोचें तो ये हमारा HCF हो गया। अब दोनों के अंतर की बात कर रहा है तो दोनों का अंतर 65 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 105 के गुणनखंड निकालेंगे। 105 पहले 3 का भाग जाएगा क्योंकि संख्या के अंकों का योग 5 और 1 6 हो रहा है, इसलिए 3 का भाग चला जाएगा। नहीं तो आप कहोगे कि कैसे सोच लिया 3 का भाग जाएगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 की टेबल का हो जाता है वो संख्या 3 से कट जाती है। अब 35 है, 35 में 3 का जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा, 8। तो अब हमारा इसमें इकाई अंक पर इसके 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग गया 7 बार और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो हमारे पास 3 एक गुणनखंड, 5 दूसरा और 7 तीसरा, यानी यहाँ पे हमारे पास 3 गुणनखंड है। और गुणनखंडों की संख्या निकालने की जो तरीके हैं वो 6 to 8 में आते हैं। यहाँ नॉर्मल नंबर आता है जिसमें आप गुणनखंडों को नॉर्मली गिन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है यदि समय अब 2:17 PM हो रहा है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा? तो सबसे पहले जो ये 11 घंटे 59 मिनट है इसको हम पूरा बना लेते हैं। तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। अब अगर दोपहर के 2 बजे, PM का मतलब क्या होता है? दोपहर के 2 बजे। अब दोपहर के 2 बजे 17 मिनट में अगर हम 12 घंटे जोड़ेंगे तो आपको पता है रात के 2:17 और AM लग जाएगा। अब हमने इसमें क्या करा था, 1 मिनट ज़्यादा जोड़ा था तो वो 1 मिनट अब हम कम कर लेंगे। तो रात में 2 जब बजेगा तो 2:16 AM कहलाएगा और हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप उसको घटाने की कोशिश मत करो, जो थोड़ा बहुत है मैंने आपको बताया है उस तरीके से करो, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12 पिछले टेस्ट में भी था और इसमें भी है कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होती है। तो पहले तो 3.5 और ऐसे लिख देंगे। फिर कह रहा समकोण, समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब इसको नॉर्मल करेंगे तो 3 दूनी 6 और इधर का हम जोड़ देते हैं यानी 7/2 और ये है 90। अब आप चाहें तो पहले भी इसको काट सकते हैं, 45 आएगा, लेकिन फिर आपको 45 से 7 से गुणा करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप इसको आराम से गुणा कर लो, 9 7 की 63। अब 2 का भाग देना है तो आप बड़े आराम से उसका आधा कर सकते हो। 600 का आधा 300, 30 का आधा 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है जो ये बहुत प्रश्न आ रहा है इस पेपर के बाद से आपको मिलता रहेगा कि 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा बराबर है। तो 11 सैकड़ा अगर हम पहले इस बिंदु को लें, सैकड़े में हमारे पास 2 जीरो होते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 1100। फिर लिखा है 11 दहाइयाँ, यानी दहाइयों का मतलब होता है 10, तो हमें यहाँ से मिलेगा 110। फिर हमारे पास है 11 इकाइयाँ, इकाई पे हमारा होता है 1, तो इस पे हमें मिलेगा 11। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 1 2 और ये हो गया 1। नॉर्मल भी आप जोड़ेंगे 1100, 100 1200, 10 1210 और 1221। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 509 और 3028 का योग कितना है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कोई समय व्यर्थ नहीं करना है और जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। 7 और 2 और 1 3, 5 और 3, 35 37, इस पे कोई समय देने की जरूरत नहीं है। अब हमारा प्रश्न संख्या 15, किसी वर्ग का परिमाप 24 है, किसी आयत की लंबाई 8 है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहली बात तो वो कह रहा है परिमाप बराबर हैं, तो जो आयत का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को केवल आयत की सहायता से ही कर सकते हैं, लेकिन वर्ग की संख्या के बिना हम लोग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपसे फिर कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर आप कमेंट में लिख देंगे कि सर फॉर्मूले नहीं रटने हैं तो आपको सरल तरीका बताया जा सकता है, लेकिन आप नहीं लिखेंगे तब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अब L कितना है 8 और चौड़ाई हमारे पास है नहीं, तो B ये 2 जो है इधर आ जाएगा, इसका भाग चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास 8 प्लस B अल्फ़ाबेट इधर रहेगा, ये 12 में से 8 इधर घट जाएगा तो बच जाएगा 4। ठीक है, तो अब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, सभी को फॉर्मूला पता होगा, L इंटू B यानी कि 8 गुणा 4 यानी 32 वर्ग सेमी जो हमारा है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। 2 3 4 5 वो 3 की बात कर रहा है और स्थानीय मान में देखो स्थान प्लस ई प्रत्यय लगा है, यानी स्थान के हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 जो है वो 300 पे। फिर कह रहा अंकित मान, या अंकित मान को हम अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू, तो इसके चेहरे से ये क्या है, ये 3 है और इन दोनों का अंतर 297 है। या आप घटा कर भी देख लें क्योंकि 3 घटाना है, नॉर्मल 3 घटाने में 297 ही आएगा। ये हमारी जनरल गणित है तो इस पे ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 17 जहाँ पर लोग बहुत सारा यूनिट कन्वर्जन सिखा रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन की नहीं, आपको थोड़े बहुत नॉलेज की ज़रूरत है और आप इस काम को पूरी तरीके से कर सकते हैं और ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास पहले से ही है। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि एक घन की 6 फलक होते हैं। जैसे हम जो ये क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब में जो आप डाइस खेलते हो उस डाइस में कितनी सतह होती है, इसकी बात हम करें तो ऊपर और नीचे होता है एक तो, और फिर अगर हम ऐसे चारों तरफ राउंड कर लें तो इस तरीके से उसके पास 4 होते हैं और इन्हीं को हम लोग फलक कहते हैं। यानी पहला हमारा सही है। ठीक है, यानी इसका सही नहीं है वो पूछ रहा है, इसको इधर लगा लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। फिर कह रहा है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेमी, ये हमें नहीं पता होगा तब भी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखा है 0.10 और 0.1 बराबर है। अब आपको पता है ना कि 0.1 और 0.1 ये दोनों बराबर है, चाहे तो हम इधर चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं दोनों में भी, और नहीं भी लगाएं तब भी ये बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा जो है सही है। फिर कह रहा है 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम। अब 56.7 किलोग्राम है और आपको 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो आपको पता है, 1000 ग्राम होते हैं, यानी इसको 1000 से गुणा करना है। तो 1000 से जब गुणा करेंगे पहले 567 गुणा 100 आ जाएगा, फिर 56,700 ग्राम आएगा, न कि 5,670 ग्राम। तो यानी ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि अब ये हमारा सही है। ठीक है, अगर आपको जो चीज़ें आ रही है आप उनका इस्तेमाल भी करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न संख्या 18, नदी में एक नाव की चाल 20 kmph है और एक दूसरी नाव की चाल 23 kmph है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात इनके बीच कितनी दूरी होगी। जब हमें वो कह रहा है दोनों एक ही दिशा में चल रही है, और जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी गति जो सापेक्ष गति ली जाती है वो उनका अंतर ली जाती है। क्या ली जाती है? अंतर। तो पहली गाड़ी की स्पीड 20 है, दूसरी की 23 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 3।
यानी 3 kmph प्रति घंटा उनके बीच अंतर बढ़ता जाएगा। या हम ऐसे भी नॉर्मल सोचें कि एक नाव 20 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, दूसरी 23 किलोमीटर चल रही है, तो दोनों नावों के बीच हर घंटे 3 किलोमीटर की दूरी बढ़ती जाएगी जब वो एक ही दिशा में जाएगी। और अगर वो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है तो ये भी 20 जा रही है, 23 जा रही, तो उसी 1 घंटे में ये जा रही, उसी 1 घंटे में ये जा रही, तो इन दोनों की दूरियां जुड़ जाती है। लेकिन जब इधर हम 20 जा रहे हैं और दूसरी 23 जा रही है तो ये जो 1 घंटे में अंतर आ रहा है ये 3 किलोमीटर हर घंटे में आगे जाती जाएगी। तो अब वो कह रहा है प्रश्न 3.5 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 1 घंटे में 3, तो 3.5 घंटे यानी 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7 गुणा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 21/2। मैंने आपसे कहा था 21/2 आप भाग ना करो, तब भी 2 का जब भी आपको भाग लगाना हो आप आधा करो। 20 का आधा 10, 1 का आधा 0.5 यानी 10.5 किलोमीटर यहाँ का हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा लिख करके और थोड़ा शॉर्टकट, इसी तरीके से आप अगर समझते चले जाएंगे आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएगी। अगले प्रश्न की, अब हमारा प्रश्न संख्या 19, संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है, नॉर्मल भाग करना है। 0707, 9 का भाग दिया, पहले जो भाग जाएगा वो एक बार जाएगा, 9 आ गया, 0 बच गया। अब 0 यहाँ रहा। अब हम जो संख्या उतारेंगे यहाँ से, बस ये उतारने वाला ही बड़ा प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा। और संख्या उतारने के बाद भी जब भाग नहीं जाता है और संख्या हमारे पास यहाँ पर है तो हम 1 0 यहाँ पे लगाएंगे और फिर ये संख्या नीचे आएगी। लेकिन अब भी 9 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो जब 1 0 लगा दे तो एक ही संख्या उतारने का आदेश होता है। और जब एक संख्या और हमारे पास यहाँ पर पड़ी है तो उसको उतारने के लिए हमें यहाँ पे 1 0 और लगाना पड़ेगा और फिर हमारा ये 0 उतर आएगा। अब हम बात करें कि 9 का भाग 9 7 63 यहाँ पर चला जाएगा और हमारे पास बचेगा 7। और अब इस 7 को पहली बार हम उतारने जा रहे हैं, तो पहली बार जब उतारते हैं तो हमें यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यह हो गया 9 8 72। और अब हमारे पास इसको डेसिमल में ले जाना नहीं है क्योंकि वो हमसे शेषफल पूछ रहा है न कि भागफल, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि शेषफल हमारा 5 है जो यहाँ पे लास्ट में बचेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर, यहाँ पे लिख दिया है सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 15 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उन्हें सुखाकर 880 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है, तो उसको इस प्रकार कितनी कमाई होगी। तो देखो पहले तो हम ये देख लें कि उसकी लागत क्या है। उसने खरीदी है ताज़ा मछली यानी 1500 किलो, और किस भाव से खरीदी है, 25 के भाव से। तो 15 पहले 2 0 रख देते हैं, फिर 15 पंजे 75, इतना तो आप जानते होंगे, 7, फिर 15 दूनी 30 और 7 37। इतने पैसे इसने लगाए, लेकिन उसने खरीदी कितनी, 15 किलो। लेकिन वो पहली लाइन हमसे कह रही है जब मछलियों को सुखाने पर उनका भाग 1/3 रह जाता है, यानी 1500 किलो उसने खरीदी थी और इसका 1/3 निकालेंगे तो 1500 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब उसके पास बची 500 किलो, और इन सूखी हुई मछली को वो किस भाव से बेच रही है, 80 रुपये के भाव से। तो 3 0 तो हमारे पास पहले से ही है, और 5 8 40 यानी 40,000। उसने लगाए थे 37,500 रुपये, उसको मिले 40,000 रुपये। इन दोनों का जब आप अंतर निकाल लेंगे तो उसकी कमाई आ जाएगी 2,500 रुपये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 21, निम्न प्रतिरूप को देखिए, 9 - 1 भागे 8 बराबर 1। फिर लिखा है 98 - 2 भागे 8 बराबर
12। फिर लिखा है 987 माइनस 3 भागे 8 बराबर 1 2 3। फिर लिखा है 9876 माइनस 4 भागे 8 1 2 3 4। देखो यहाँ पर 1 था तो ये 1 डिजिट तक हम लोग आगे बढ़े, यहाँ 2 था तो यहाँ पर हम 1 और 2 की तरफ आगे बढ़े, यहाँ 3 था तो हम यहाँ पे 3 डिजिट तक आगे बढ़े, यहाँ 4 था तो हम 4 डिजिट तक आगे बढ़े। ठीक है, इसी पैटर्न का जब हम प्रयोग करेंगे तो कह रहा है 9 8 7 6 5 4, ये अंक भी 6 हो गए हैं और इससे घटाया भी 6 जा रहा है। ये अंक 4 थे, 4 घटाए थे अंक 3 थे, 3 घटाए थे अंक 2 थे, 2 घटाए थे अंक 1 था, 1 घटाया था। उसी तरीके से अब जब इसको हम 6 तक बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें आंसर हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन 3 में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 22। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतल को एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या होगी। पहले तो हम ये देख लें कि एक कार्टून में कितने लीटर जूस आएगा। पहली बात तो एक बोतल है जिसमें 750 ml है। ठीक है, अब उस कार्टून में ऐसी कितनी बोतल चाहिए? 6 बोतल। तो ये एक कार्टून की क्वांटिटी अपने पास हो जाएगी। तो 6 का इससे गुणा करा लेते हैं, 0 5 छंगे 30 बच गया 3 और 7 छंगे 42 और 3 45। ठीक है, अब ये ml में है और आपको पता होगा 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो यहाँ पर इसमें जब 1000 का हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5 लीटर। एक कार्टून में कितना आ रहा है? 4.5 लीटर, और हमारे पास जो है 450 लीटर को इसमें भरना है, तो ये 4.5। ठीक, अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऊपर एक 0 लगा देते हैं। अब 45 का भाग 4500 में 100 बार जाएगा, यानी हमें यहाँ पे 100 कार्टून की आवश्यकता होगी। अगर आपको फिर भी प्रश्न नहीं समझ में आया है आप कमेंट कर दें, हम एक बार फिर से अगला वीडियो कराते समय इस प्रश्न को दोबारा करा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 23। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेमी, 3 सेमी तथा 2 सेमी है। 8664 सेंटीमीटर घनों को एक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? ऐसा मैंने पीछे भी करा चुके हैं कि बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे। अब कुछ लोग गुणा करा देते हैं तो बक्सों की संख्या निकल आएगी। तो 8664 बटे उस छोटे बक्से का आयतन जिसमें इन घनों को रखना है, और आयतन का होता है LBH फॉर्मूला। अब आप पहले मैंने आपसे कहा था 2 का काटने के लिए इसमें आधा कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो पहले हम 4 का ही भाग लगा ले या 2 का लगा ले, 2 का लगा लेते हैं। 2 का लगाया तो 8 में 2 का गया 4 बार, 6 में 2 का गया 3 बार, 6 में 2 का गया 3 बार और फिर 2 बार। अब ये हमारा 2 से कट गया। अब हम देखें कि 3 से वो संख्या विभाजित होती है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, जिस संख्या के अंकों का योग कितना हो उस टेबल के किसी गुणज के बराबर हो। तो 4 3 7 3 10 तो 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 4 में भाग गया 1 बार, फिर बच गया 1 और 1 और 3 हो गए 13, 13 में 3 का भाग गया, 3 चौके 12, फिर बच गया 1, फिर हो गया 13 और फिर गया कितनी बार? 4 बार, फिर बच गया 1 और ये आ गया कितना हमारा? 3 चौके 12, यानी 1444। ये भी कट गया। अब हमें 4 का भाग देना है। 4 का विभाजक रूल ये होता है कि इकाई और दाही अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, यानी 4404 से विभाजित है तो हम 4 का भाग लगा लेते हैं। 4 तिहाई 12 बच गया 2 और 4, और 2 और 4 का मतलब हो गया 24, 6 चौके 24 और फिर बचा हमारे पास केवल 4, तो 4 एकम 4, तो 361 जो है हमारे यहाँ पे बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऊपर बड़े वाले का रखना है,
नीचे छोटे वाले को रखना है। जिसको नहीं समझ में आया वो 3 चौके 12, 12 दूना 24 का 8664 में भाग लगा सकते हैं, तब भी उनका 361 ही आएगा। मैंने छोटे छोटे भाग इसलिए कराए कि हम 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं और 4 का कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से ये पूछा गया सवाल खाली जगह की ओर संकेत करता है। पहला है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा कह रहा है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। तीसरा निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। चौथा है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो समतुल्य भिन्न लिखना एक छोटा सा काम है और ये प्रक्रमण कौशल की आवश्यकता भी है कि जो प्रक्रमण हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन 2 के साथ हम लोग जाएंगे। ये एक निम्न स्तरीय मांग कार्य है, इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है और इसमें विशिष्ट कार्य कोई नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में करा था कि 0.10 और 0.1 एक समान है, क्योंकि हम चाहे जितने 0 डेसिमल के दाईं तरफ लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो संख्या और दशमलव है उसके बीच में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या दोनों बराबर है, लेकिन वो उसे बड़ा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसमें एक 0 लगा है और इसमें 0 नहीं है। इस त्रुटि की सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? पहला कह रहा है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। जो क्रमिक दशमलव में शून्य हम लोग लगाते हैं उसकी सार्थकता के बारे में उसको एक भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, यानी वो कन्फ्यूजन है। बस यही हमारा सही जवाब है। फिर कह रहा है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है। फिर कह रहा है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव है। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना है। नहीं, ये क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। जब हम लोग जुड़वाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि दशमलव से दशमलव को मिलाकर लिखो। ऐसे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं ये दशमलव लिख दिया, अब ये 0.5 है, ये इसमें जोड़ना है। लेकिन हमें क्या करना है कि दशमलव मिलाना है। तो जब ये दशमलव मिलाएंगे तो ये प्लेस खाली रह जाएगा और ये खाली प्लेस को हम 0 से भर सकते हैं। यानी अब दोनों क्या हो गए? बराबर। इसमें यहाँ 0 नहीं लगा सकते, इधर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उसकी भ्रांति है। अगर वो इसको ऐसे लिखेगा नॉर्मल गणित की तरह तो फिर वो 5 यहाँ भी डेसिमल ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसको ये लगता है ये 5 और 50, जो 50 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, ये एक भ्रांति है, कन्फ्यूजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। पहला हमारा लिखा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। भाई बात तो यही है। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। वो तो दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करवा रहे हैं, तो इससे संकल्पनाएं भी तैयार होगी और अनुप्रयोग में संबंध बैठाना भी सीखेंगे। अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता भी हम लोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अपने ज्ञान और समझ से साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चौथा कह रहा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो हमारा यहाँ पे जवाब होगा प्रश्न संख्या विकल्प 1 की गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने
और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 27, वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर होते हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के बच्चों को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। देखो पीछे वाले पेपर में भी वेन हिले का क्वेश्चन था जहां पर इनके स्तरों की बात नहीं की थी। आज इसी क्वेश्चन ने वेन हिले ने कितने ज्यामिति में स्तर बताए इनकी भी चर्चा कर दी है कि 5 स्तर बताए। यूपी टेट के लिए यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ज्यामिति विचार के स्तर का नहीं है, ठीक है, या कितने स्तर प्रदान किए, 5। अब यहाँ पर जो बच्चा कर रहा है उसको क्या किया गया कि त्रिभुज दिए गए, चतुर्भुज दिए गए, यानी कि जिसकी भुजाएं हो ज़्यादा, तो उनकी पहचान करने के लिए उसको दिया गया। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले का ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है, तो यानी कि वो भुजाओं के आधार पर करता है, यानी वो आँखों के आधार से कर रहा है, यानी वो चाक्षुषीकरण द्वारा इस चाक्षुषीकरण स्तर पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 28, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाएं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है वो हैं: पहला है कमजोर गतिक कौशल, दूसरा पढ़ना, तीसरा लिखना कौशल। दूसरे ऑप्शन में दे रहा है कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य, कार्यकारी स्मृति, और अगला हमसे कह रहा है कि कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। तो हमारा यहाँ पर जो है इसमें यही होगा, उसको 2 कांटों के बीच में स्थान वाली बात नहीं पता है और वो उनमें कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, समन्वयन नहीं कर पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। पहला, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा, परिभाषा और सूत्रों को याद करना। भाई रटने के लिए तो और कंठस्थीकरण के लिए कभी भी ये रूपरेखा तैयार नहीं होती। नियमित गृह कार्य जमा करने के लिए तो ये भी नहीं है। फिर है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ये बिल्कुल सही जवाब है। जो भी एक्टिविटी होगी उसमें विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की या बच्चों की सक्रिय भागीदारिता तय कराना रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि वो केंद्रित है करके सीखने पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने का संयोजित आरेख है। यानी इसमें जो भी बिंदियां हैं वो सब 15 है। फिर कह रहा 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके को खाली जगह की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो 15 बिंदु है इनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला विकल्प हमारा कह रहा है 2 संख्याओं के उत्पाद में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। भाई इतने सारे गुण इन्होंने इसमें दे दिए हैं, तो इतने सारे गुणों के साथ हम अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है क्षेत्र फल की संचय प्रकृति। भाई क्षेत्रफल का तो यह कोई संबंध नहीं बन रहा। फिर लिखा है गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। चौथा विकल्प कह रहा है 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचय प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो ये शब्द जो मात्रात्मक इकाई का दे दिया है इससे यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। और पहला ऑप्शन जो कह रहा हमारा 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन करने में, गुणन की संचय प्रकृति में, गुणन में, अस्मिता में, अभाज्य में
और संयुक्त संख्याओं की पहचान करने में हमारा विकल्प 1 सही होगा। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।